नमस्कार, कमोडिटी फटाफट में स्वागत है आपका। आपको अगले आधे घंटे कमोडिटी बाजार की हर हलचल जानने को मिलेगी। आपके सवालों के भी जवाब दिए जाएंगे। सोने चांदी में आपको रणनीति क्या बनानी है, क्रूड और मेटल ट्रेडर्स के लिए आखिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सब होगा। लेकिन अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। आपको ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर, इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है 9136934065। जी हाँ, ये नंबर है और इस नंबर पर आप अपने सवाल, कम्युनिटी से जुड़े तमाम सवाल भेज सकते हैं, जिसके जवाब एक्सपर्ट आपको देंगे। सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर भी आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। आज शो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया साहब। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। और हमारे साथ पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील साहब भी चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बीरेन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और आगे सोयाबीन की खबरों पर एसईए के बीवी मेहता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। चलिए, इन सब के बीच में अब जरा पहले ब्यौरा दे देते हैं कि आखिर कमोडिटी बाजार की हलचल किस तरह से रही है। तो गोल्ड की बात करें तो सुरक्षित निवेश की मांग घटने से आप देखिए सोने चांदी में नरमी आई है। एमसीएक्स पर सोना 99,400 रुपए के करीब देखा जा रहा है। कॉमेक्स पर भाव $3390 के पास है। वहीं कॉमेक्स पर चांदी $36 के करीब है, जबकि घरेलू बाजार में 1,07,400 के पास नजर आ रही है। अगर हम बात करें क्रूड की तो करीब 4 महीने की ऊंचाई से फिसलने के बाद कच्चे तेल में तेजी लौटी है। ब्रेंट क्रूड $77 प्रति बैरल के करीब, एमसीएक्स पर भाव 2% चढ़कर 6450 के पास नजर आ रहा है। मेटल्स की अगर बात करें तो सभी मेटल काउंटर में नरमी का रुख है। कॉपर वायदा 877 रुपए, जिंक वायदा 252 रुपए और एल्यूमिनियम वायदा 244 रुपए के पास है, जबकि लेड वायदा 179 रुपए के पास नजर आ रहा है। चलिए, अब सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर पर रणनीति हम जानेंगे। और आप देखिए, इन सब के बीच में हमारे साथ दोनों दिग्गज मेहमान बने हुए हैं। अजय जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। सोने को लेकर लगातार एक जो करेक्शन वाला दौर है वो नज़र आ रहा है, और इन सब के बीच में जाहिर सी बात है चांदी इसको आउट परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। सोने और चांदी की इस रेस में अब इस वक्त बहुत लगातार हम ये शोज कर रहे हैं और लगातार चांदी पर ही एक्सपर्ट्स का बुलिश नजरिया नजर आ रहा है। चांदी जो है आजकल फेवरेट हो गई है, लेकिन सोने में भी रणनीति बहुत मायने रखती है। तो अजय जी बताइए, क्या राय होगी सोने और चांदी में? सबसे पहले गोल्ड पर जरा अहम रणनीति बताइए। नमस्कार। देखिए, अगर सोने और चांदी की अगर बात करें तो बिल्कुल पिछले 10-15 दिनों में हमने जबरदस्त तेजी आते हुए देखी। जिस ढंग से पहले हमने रशिया यूक्रेन का कंसर्न देखा, और अब सबसे बड़ा कंसर्न जो आ रहा है वो इजराइल और ईरान का आता हुआ दिखा है। पिछले 20-25 साल में हम देख रहे थे कि कोई इतना टू फ्रंट वॉर कहीं पे भी देखा नहीं गया, बट अब जिस ढंग से एकाएक ये उभरा है, उसकी वजह से कच्चे तेल में तेजी आई और कच्चे तेल के साथ साथ सोने में भी तेजी बनते हुए देखा, जो सोना 3400 का पार निकल गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों के अंदर हमने यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन और ज्यादा बढ़ते हुए देखा है, गहराते हुए देखा है, बट उसके बावजूद सोना 3420 या 3450 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, कंटिन्यू गिरावट ले रहा है। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट की वजह से सोने ने 1,01,000 का लेवल दिखा दिया था, क्योंकि कच्चा तेल 76-77 के करीब है और उसी की वजह से रुपए में गिरावट बढ़ रही है, और वो डोमेस्टिक में सोने चांदी को सपोर्ट कर रहा है। मेरा मानना है कि आज यूएस मार्केट हॉलिडे मोड पे है, कोई डेटा पॉइंट है नहीं। इसके लिए मॉर्निंग सेशन में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। तो टेम्पररी जब तक कोई नया एस्केलेशन नहीं आता है, मुझे लगता है सोने में एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है। इसके चलते गोल्ड अगस्त वायदे को 99,700 पे आप बेच के चलिए। करीबन 1,01,100 का स्टॉप लॉस रखिए। 98,900 से 98,500 तक का टारगेट मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें, वैसे पोजिशनली मैं वैसे जी बहुत तेजी दिखाई दे रही है। 1,30,000 तक का भी लेवल दिखा दे, बट टाइमिंग हम देख रहे हैं चांदी भी इंटरनेशनल में $37 और डोमेस्टिक में करीबन 1,10,000 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे। बिल्कुल टेम्पररी इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से मुझे लगता है कि चांदी में भी बिकवाली करनी चाहिए। 1,08,000 पे 1,09,200 का स्टॉप लॉस रखिए। 1,06,500 तक का टारगेट रहता है। लेकिन वॉलिटिलिटी एक्सट्रीम है, तो ऑप्शन के जरिए भी आप एंटर कर सकते हैं, जहां पे 99,000 का पुट लेना है 900 रुपए में, 1,300 का टारगेट रहेगा। चांदी में भी हम देखेंगे 1,08,000 का पुट लिया जा सकता है, पर ध्यान रखिए ये एज ऑफ नाउ जो भी बड़े इवेंट्स थे वो सारे के सारे डिस्काउंट हो चुके हैं। इसके लिए बार बार में पिछले हफ्ता भर हो चुका है, सोने में नया हाई नहीं लग रहा, जबकि इंटरनेशनल में कंटिन्यू गिरावट
बढ़ते जा रही है 3400 के नीचे अभी भी अच्छे से ट्रेड कर रहे हैं। तो सोने और चांदी में अजय जी की ये रणनीति एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। अजय जी की खास तौर पे गोल्ड में जो है वो सेल करने की सलाह यहाँ पर नज़र आ रही है। अगस्त वायदा की 99,700 के लेवल पे स्टॉप लॉस यहाँ पर 1,01,100 का और टारगेट जो है वो 98,900 के। याद रखिए सेल कॉल है ये। और इसके अलावा आपको बताएं कि सिल्वर में अगर हम बात करें जुलाई सीरीज के लिए तो 1,08,000 के स्तरों पर ये स्तर ध्यान रखिए। स्टॉप लॉस जो है 1,09,200 तक का रखिए और 1,06,500। जी हाँ, ये भी सेल कॉल इस वक्त नजर आती हुई। ऑप्शन की कॉल भी आपको बता दी गई है। ऑप्शन की कॉल देखें तो गोल्ड जो है वो 99,000 का जो है वो पुट आपको 900 का जो प्रीमियम है उस पर लेना है। स्टॉप लॉस 650 का, टारगेट जो है वो 1,300 के यहाँ पर रखने हैं। याद रखिए पुट खरीदारी की सलाह यहाँ पर आपको मिल रही है। सिल्वर की अगर हम बात करें अजय केडिया जी की राय में तो सिल्वर में 1,08,000 का पुट आपको 3,300 का जो प्रीमियम है उस पर लेना है। स्टॉप 2,700 का और लक्ष्य यहाँ 4,200 तक का। इन सब के बीच में मैं बीरेन जी आपके पास आना चाहूंगा। आप बताइए अपनी कॉल्स। आज यूएस डेटा बंद है तो यूएस मार्केट बंद है तो सीमित दायरे में रहेगा बाजार। मैं ऐसा मान रहा हूं कि थोड़ा सा सेल ऑफ आ सकता है। बाजार रिसेंट तेजी को डाइजेस्ट करने की कोशिश में है, बट ईरान अभी भी वाइल्ड कार्ड है। आज स्विस नेशनल बैंक ने अपना पॉलिसी रेट इंटरेस्ट रेट 0 कर दिया है और आगे शायद ये नेगेटिव जाएगा, ऐसा भी रुझान दिया है। कल फेड ने कोई रेट कट नहीं किया जो एक्सपेक्टेड था, तो मैं एक चांस वो कल के बाजार में मीन्स फ्राइडे क्लोजिंग पर गोल्ड बाय प्रेफर करूंगा, जिसमें जो बाई होगी उसके सामने सेम लेवल का पुट भी खरीदा होगा। ये मेरा एकाध वीक का नजरिया है। आज के बंद बाजार में कोई ट्रेड मेरे पास नहीं है। चलिए इन सब के बीच में अब जरा क्रूड को भी अपने रडार पे लेकर आते हैं। क्रूड में देखिए कच्चे तेल में तेजी लौटी है। ब्रेंट क्रूड $77 प्रति बैरल के करीब पहुंचा है। WTI क्रूड की अगर हम बात करें $74 के करीब है। MCX पर कच्चा तेल जो है वो 6450 के करीब है। MCX पर क्रूड 2% ऊपर इस वक्त नजर आ रहा है। जाहिर सी बात है अहम ट्रिगर्स ईरान इजराइल युद्ध का लगातार जारी रहना, ग्लोबल क्रूड सप्लाई जो है वो प्रभावित होना, इन सारी चीजों का फैक्टर है। अजय जी क्रूड पे क्या कॉल्स देंगे आप, क्या नजरिया बन रहा है? नहीं, क्रूड काफी क्रुशियल है बिकॉज आप ये देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप जीत कर आते हैं तो वो एज ए पीस कीपर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से निकल के आ रहे थे, बट अब हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं उनका भी इन्वॉल्वमेंट इस खाड़ी युद्ध में आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये देखना है कि यूएस अपना पहले वाले स्टेटस को रखता है या कुछ नया स्टेटस आता है। और हम जानते हैं अगर यूएस इन्वॉल्व होता है तो डेफिनेटली रशिया, चाइना, वो भी एक कहीं ना कहीं सेकंड फ्रंट पे तैयार होता है। तो कुछ भी बोलना जियोपॉलिटिकली बहुत ही डिफिकल्ट है। हाँ, टेक्निकल ग्राउंड पे अगर देखें तो ब्रेंट हमने देखो जनवरी में 83 का भाव देखा था, फिर नीचे में 58 भी देखा था और इस बार सप्लाई काफी अच्छी थी। इसके लिए बार बार में हम प्राइसेस में दबाव देख रहे हैं, बट जिस ढंग से नया फ्रेश ट्रिगर की वजह से ये ब्रेकआउट आया है, मुझे लगता है 80-82 तक के भी लेवल बैक मिनिमम देखने मिल जाएगा। क्योंकि स्टेट ऑफ होर्मुज एक ऐसा एरिया है जो ईरान के कंट्रोल में, जहां पे पूरे विश्व का 20% कच्चा तेल वहां से ही पास होता है। तो कोई भी कंसर्न बढ़ेगा। हालांकि पिछले 5-6 दिनों में वहां पे कुछ नई एक्टिविटी नहीं आई जिसकी वजह से कच्चे तेल में थोड़ा दबाव जरूर बना था, बट टेंशन जारी है। इसके लिए शॉर्ट तो नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है 6400 का कॉल 450 में लेके चलिए, 650 का टारगेट रहेगा। फ्यूचर में भी 6400 के करीब लेके चलिए, 6300 का स्टॉप लॉस रखिए, 6550 का टारगेट रहेगा। अंडर सभी चीज सेट आउट नहीं होती है, कच्चे तेल में तेजी जारी रहेगी। तो ये देखिए क्रूड पर खास तौर पे नजरिया एक बार फिर मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूं। क्रूड में आपको बाय कॉल जो है वो 6400 की बाय कॉल लेनी है, खासतौर पे ऑप्शन में 450 के प्रीमियम पे। स्टॉप लॉस यहाँ पर 350 का, टारगेट 650 के स्तर के होंगे। और अगर हम बात करें जून सीरीज के क्रूड कॉल की तो आपको 6400 के लेवल पे यहाँ पर भी खरीदारी करके चलनी है। स्टॉप लॉस 6300 का और टारगेट 6550 के। तो क्रूड में
ऑप्शन और बाकी नॉर्मल कॉल, उन दोनों में खरीदारी की सलाह अजय जी की राय में। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपके सवालों को अब आप शामिल करते हैं। पंकज जी का सवाल हमारे पास आया, बीरेन जी, 1,08,614 लेवल बता दूं, 1,08,614 के भाव पे इन्होंने चांदी में खरीदारी की है। आगे की रणनीति जानना चाहते हैं। इसका टेक्निकल हिसाब से ऑब्जेक्टिव 1,11,000 का आता है फिबोनाची सीरीज के हिसाब से अगर देखो तो मैं शॉर्ट टर्म जब तक ये 1,03,500 ऊपर होल्ड करती है तब तक इसका सेटअप बना रहेगा अपसाइड का। और कॉमेक्स के हिसाब से अगर मैं लेवल कहूँ तो 30/70 जो पिछला ब्रेकआउट था 13 साल पहले का, वो जब तक होल्ड रहता है तब तक इसका सेटअप 35 से 41 का बना रहेगा। तो इसमें अगर ये रिस्क एवर्स है तो जो बाई पोजीशन है इसके सामने ऑफसेटिंग पोजीशन में पुट ऑप्शन ले लेना चाहिए। अदरवाइज फिलहाल ये पोजीशन ठीक ठाक लग रही है। ये पोजीशन आपको ठीक नजर आती है, बाकी लेवल्स भी आपको बता दिए गए। जितेंद्र कुमार का अगला सवाल हम लेंगे और मैं अजय जी आपके पास आना चाहूंगा। 99,500 के भाव पे इन्होंने सोने में एक लॉट बिकवाली की है, पूछ रहे हैं कि अब क्या करो। देखिए, जब तक जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है हम सोने को कंटिन्यू सपोर्ट होते हुए दिखा है, बट हायर लेवल पे बार बार में गोल्ड एग्जॉस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा लीजिए 1,01,000 का। अनलेस एंड प्राइजेस इसके ऊपर जाकर होल्ड नहीं करता है, गुंजाइश है नीचे में 98,900 से 98,500 तक का भी लेवल मिलेगा। इनफैक्ट मॉर्निंग में ही अगर हम देखें तो 98,675 तक का लो लग चुका था और अभी 250 का डेटा आज है नहीं, यूएस मार्केट हॉलिडे पे। कल फेड की बैठक के बाद भी क्लैरिटी हो चुकी है, 2 से ज्यादा रेट कट पॉसिबल नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है आज अच्छी खासी गिरावट मिलनी चाहिए। तो 98,600 तक के भी लेवल मिल जाएंगे तो बने रहिए 1,01,000 के स्टॉप लॉस से। 1,01,000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की आपको सलाह। संदीप शाह का सवाल लेते हैं और इन्होंने क्रूड ऑयल में जो है वो रणनीति जाननी चाहिए और ये शॉर्ट और लॉन्ग दोनों नजरिए से रणनीति चाहते हैं। बीरेन जी बताइए, क्रूड ऑयल में आपको क्या नजरिया बन रहा है? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव चाहते हैं। मिडिल ईस्ट का जो भी रिस्क प्रीमियम है फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, स्पेशली टैंकर फ्रेट रेट्स, जो क्रूड को परिवहन का जो खर्चा, जहाजी खर्चा होता है फ्रेट्स, वो फुल्ली रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। तो मैं शॉर्ट टर्म मेरी रेंज 6,220 से 6,650 की है, ब्रॉडर रेंज 6,200 से 6,900 की है। ब्रेंड के हिसाब से 82-83 नियर टर्म टारगेट लग रहा है मुझे, स्पेशली वीकेंड में फ्राइडे क्लोज पर बाय करके जाना मैं प्रेफर करूंगा, क्योंकि पिछले काफी सप्ताहों से ऐसा दिखा जा रहा है कि इवेंट कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जिसको कहते हैं वीकेंड में ज्यादा देखे गए। तो ये है एक अहम रणनीति, आपको विस्तृत नजरिया जानने को मिला, खासतौर पे क्रूड में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्सपेक्टिव से। हर्ष का सवाल लेते हैं अगला और नेचुरल गैस में इंट्राडे स्ट्रेटजी ये जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर कितनी संभावनाएं हैं। नेचुरल गैस पर जरा राय दीजिए अजय जी, और इसके साथ ही अपने लेवल्स भी जरा एक बार बता दें। देखिए, नेचुरल गैस की अगर हम बात करें, रिसेंटली हमने प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा जंप आते देखा। उसके 2-3 कारण है। सबसे पहले यूरोप से भी अगर हम बात करें तो यूरोप नेशन में भी हमने देखा कि जो स्टोरेज है वो 50 के ऊपर आ चुका है, जिनका टारगेट 83% था। सेकेंडली यूएस में हमने देखा अब $4 के बिल्कुल करीब ट्रेड कर रहा है, हॉटर देन नॉर्मल वेदर अब जुलाई बताया जा रहा है, जिसका एक सपोर्ट मिला है। और रिसेंटली हमने देखा था कि एलएनजी प्लांट जो यूएस में, वहां पे हमने कहीं ना कहीं एक शटडाउन देखे थे बीच में, बट अब एक्सपोर्ट टर्मिनल्स ओपन हो चुके हैं जिसके डिमांड है। लेकिन सबसे बड़ा है कारण जो मुझे लगता है टेक्निकल ब्रेकआउट, प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा टेक्निकल ब्रेकआउट आया हुआ है 320 के ऊपर, और ये मुझे लगता है 360 370 तक भी ले जा सकता है, क्योंकि एक तरफ कच्चा तेल भी बढ़ रहा है, दूसरी तरफ फंडामेंटल भी में। तो नेचुरल गैस में मुझे लगता है 342 के करीब लेके चलिए, 335 का इमीडिएट स्टॉप लॉस, 354 का इमीडिएट टारगेट है। बट अगर मार्केट थोड़ा बहुत कंटिन्यू सपोर्ट करता है तो 370 के भी लेवल जल्द देख सकते हैं, शॉर्ट अवॉइड कीजिए।
ठीक है, तो ये है राय आपको मिलती हुई नेचुरल गैस पर। लेवल्स भी आपको बता दिए गए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, बहुत सारे सवाल हमारे पास और भी आए हुए हैं, उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। प्रवीण का सवाल है हिसार से, और इन्होंने 1,09,500 के भाव पे 5 लॉट चांदी में बिकवाली की है। बीरेन जी पूछ रहे हैं कि अब क्या करूं। इसका टेक्निकल सेटअप देख के मैं शॉर्ट टर्म सिल्वर में सेल साइड प्रेफर नहीं करूंगा। वो अपना स्टॉप लॉस सेल साइड का जो है वो 1,10,000 का रख सकते हैं। डाउन साइड ऑब्जेक्टिव करीबन 1,03,000 3,500 का आसपास का होगा। तो ये है राय आपको मिलती हुई। चलिए, अगली दर्शक का सवाल शामिल करते हैं। साक्षी हैं, और इन्होंने जो है वो 1,05,100 के भाव पर चांदी में 2 लॉट की खरीदारी की। एक बार फिर मैं दोहरा दूं अजय जी, 1,05,100 के भाव पर चांदी में 2 लॉट खरीदारी की है। रणनीति जानना चाहती हैं। देखिए, मुझे लगता है कि चांदी में एज ऑफ नाउ मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो चुका है। $37 के ऊपर जा नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 1,10,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनका ऑलरेडी बाय चल रहा है 1,05,000 का। तो मेरी सलाह रहेगी, एक बार आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, बिकॉज आज भी हम देख रहे हैं 1 से 1.25% की गिरावट है। और आज यूएस मार्केट भी हॉलीडे पे, और मार्केट ने जिस तरीके से पिछले 1.5 महीने में जो तेजी दिखाई है, यहाँ पे एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग बनती है। हालांकि मैं अभी भी टारगेट लेके चलता हूँ 1,30,000 का, बट वो ईयर एंड या दिवाली तक का है। तो टाइमिंग मुझे लगता है एक करेक्शन जरूर ड्यू है, जो 1,06,500 से लेकर 1,04,000 तक का लेवल मिल सकता है। तो इनका 1,05,000 का जो लेन है, इसमें इनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। मार्केट में एक छोटा करेक्शन अभी ड्यू है। चलिए, तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, लेवल्स का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए, इतने ही सवालों को आज की चर्चा में हम शामिल कर पाएंगे और बढ़ेंगे आगे। इन सबके बीच में हमारे साथ आज खास चर्चा और खास रणनीति के लिए हमारे साथ एक और बेहद खास मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। यूरोपीय संघ के नए नियमों से घरेलू सोया मील एक्सपोर्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। इस खबर पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ एसईए के डायरेक्टर बीवी मेहता साहब फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेहता साहब, सोया मिल मार्केट के लिए कितना बड़ा झटका इसे मानते हैं? कितना इम्पैक्ट आने की आशंका है? See, Europe is not a major market for India. तो इसके लिए ऐसा नहीं कि भाई उसके कोई नया रूल्स रेगुलेशन बना दिया तो हमारे लिए झटका लग जाएगा, ऐसा नहीं है। अब अभी पहले 2 महीने में ये सबसे ज्यादा गया है अपना साउथ ईस्ट और एशिया में गया है, बाकी मिडिल ईस्ट में है। यूरोप इज अ स्मॉल मार्केट कंपेयर टू दिस ईयर, तो इतना कोई झटका जैसा कोई नहीं। पर एक चीज समझ लीजिए, इट्स नॉट ओनली सोयाबीन मिल, वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल ऑयल मिल्स। तो मेरे को ऐसा लग नहीं रहा है कि भाई उसकी बड़ी कोई मुश्किल ही है। कभी कभी नया रूल्स रेगुलेशन आता है तो यू हैव टू फॉलो इट यार, वो कर लेंगे। पर ऐसा एक तो नहीं कि आपका एक्सपोर्ट ही बंद हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करेगी या इस पे कोई प्रतिक्रिया देगी? अरे देखे तो सही पहले क्या तकलीफ क्या हो रही है। आज गवर्नमेंट के पास ऐसे तो नहीं जा सकते, अगर तकलीफ होगी तो गवर्नमेंट पास जाएगी। ये तकलीफ है, पर इसे यू कैन नॉट जंप टुडे इटसेल्फ कि आ जाए और आज जाके गवर्नमेंट को बोलेगी तकलीफ हो जाए। तो गवर्नमेंट भी यही बोलेगी, आपको पहले देखो आपको क्या तकलीफ, बाद में आप हमारे पास आइए, कोई रास्ता निकालेगी नॉर्मली। हाँ जी, बिल्कुल। तो वाकई फिलहाल आमतौर पे यही राय कि बहुत बड़ा फर्क तो नहीं है पड़ने वाला इस तरह के नियमों से, और किसी तरह की कोई चिंताएं नहीं है। शुक्रिया करेंगे मेहता साहब अपना कीमती समय देने के लिए, और हर पहलू पर विस्तार से बातचीत करने के लिए और नजरिया अपना सामने रखने के लिए। चलिए, हमारे पास थोड़ा बहुत और भी समय बाकी है, कुछ और सवालों को भी अपनी चर्चा में हम शामिल कर लेते हैं। बहुत सारे दर्शकों ने अपने सवाल लिए हुए हैं, तो उनको भी अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, और इन्होंने कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम में स्ट्रेटजी जाननी चाहिए है। तो बताइए वीरेन जी, क्या करना चाहिए? टेम्पररी इसमें पर्टिकुलर कॉपर में मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। करंट लेवल पे 878 के आसपास 885 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव डाउनसाइड का 870 871 रख सकते हैं। ठीक है,
तो ये है राय आपको आपके सवाल पर मिलती हुई। इन सब के बीच में बहुत सारे और भी सवाल हमारे पास आए हुए हैं। अर्जुन का सवाल लेते हैं और इन्होंने 1,09,800 के भाव पे चांदी में बिकवाली की हुई है। बहुत सारे जो दर्शकों ने सवाल पूछे थे खरीदारी वाले सवाल थे, लेकिन अर्जुन ने जो सवाल पूछा है वो 1,09,800 के भाव पे चांदी में बिकवाली की हुई है। पूछ रहे हैं क्या करें। अजय जी बताइए क्या राय बन रही है आपकी? देखिए, सबसे पहले अगर जो भी पोजीशन बनाते हैं ना, अपन को समझना है कि हम शॉर्ट टर्म के लिए बना रहे हैं या मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म। बिकॉज लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है चांदी डेफिनेटली तेजी में है, जो 1,30,000 तो बैर मिनिमम दिखा सकती है। लेकिन आप अगर इंट्राडे के प्रोस्पेक्ट जो बनाते हैं तो बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें। देखा थोड़ा बहुत जिस तरह से हमने अभी 32 से 36 का लेवल देखा है, उसके बाद एक करेक्शन जरूर बनता है। तो आई थिंक एज ऑफ नाउ आज के लिए बने रहिए। 1,09,200 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। 1,06,500 से 1,05,000 तक के लेवल मिलते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना। बट ये लेवल पे थोड़ा सा मुझे लगता है मार्केट एक करेक्शन पे है, ड्रॉप आना चाहिए। को विस्तृत नजरिया मिलता हुआ आपके सवाल पे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद बीरेंद्र सर आपका भी। आप दोनों इस चर्चा में जुड़े और सारे सवालों का धैर्यपूर्वक जवाब दिया और मार्गदर्शन दिया, और आगे भी आपको अपनी चर्चाओं में हम शामिल करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का अपना कीमती समय देने के लिए। चलिए जाते जाते आपको एक खास बातचीत के साथ छोड़ जाते हैं, और ये बातचीत है कि क्या भारत गोल्ड ETF का सबसे बड़ा मार्केट हो सकता है? सोने में आगे के लिए क्या आउटलुक है? एंट्री एग्जिट से किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है? इस पर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इंडिया के CEO सचिन जैन से हमारे सहयोगी विश्वमोहन ने खास बातचीत की। आप भी इस बातचीत का आनंद लीजिए। पिछले कुछ सालों से गोल्ड की रैली सबको अट्रैक्ट कर रही है, और इस रैली के पीछे हम वजह भी सारे जानते हैं, लेकिन इसके पीछे जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है हम लगातार देखते रहते हैं, आपके लिए लगातार नए नए डेटा आते रहते हैं। तो इस बार हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के CEO इंडिया के CEO सचिन जैन साहब मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं एक एक करके एक सेगमेंट के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले गोल्ड ETF से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बढ़िया टूल हो चुका है। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स खास करके मेट्रो सिटीज़ में और बियॉन्ड 30 सिटीज़ में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। क्या लग रहा है किस तरह के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं ग्लोबली? क्योंकि जो रिसेंट डेटा आए हैं यूरोप वगैरह के वो काफ़ी इंकरेजिंग नहीं है। क्या वो उसे ट्रेंड समझे या बस एक महीने का सेल ऑफ है? विश्व जी पहले मैं बोलना चाहूँगा कि पहले भारत के ज़रिए से देखना चाहिए। तो अगर आप देखें 2024 1 जनवरी को जो AUM था वो करीब 40 टन था। 1 जनवरी 2025 को करीब 56 टन था, और आज देखें तो करीब 10 टन की बढ़ोतरी हो चुकी है। और हमारा सोचना ये है कि 2025 और ये जो एक फेज़ चल रहा है जिसमें डिजिटाइजेशन, यंगर जनरेशन इन्वेस्ट कर रही है, मुझे लगता है ETF एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, रेगुलेटेड है, और इसकी अवेयरनेस इतनी लो है कि एक फाइनेंशियल कम्युनिटी में इसमें बारे में बात होती है, लेकिन एक आप इन्वेस्टर ऑन द स्ट्रीट को बोले कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो 100% फिजिकली बैक्ड बाय गोल्ड है, तो वो अवेयरनेस लो है। हमारा सोचना ये है कि इस फेज़ में अवेयरनेस बढ़ेगी और ये प्रोडक्ट काफ़ी ग्रो करेगा। इंडिया विल बी द लीडिंग प्लेयर ऑफ ETF इन द कमिंग टाइम। ओके, यानी आपको लग रहा है कि ये ट्रेंड जारी रहेगा, खास करके अगर हिंदुस्तान के लिए आज से बात करें तो, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपको स्टोरेज कॉस्ट की चिंता है, ना आपको GST देना है, ना मेकिंग देना है, और उसके बाद 100% सेफ है और रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। सर अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की, बाकी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स वगैरह को लेके, और किस तरह का रुझान है लोगों का ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर में गोल्ड डिमांड में? एक तो फिजिकल बार्स एंड कॉइन्स है जिसमें हमने करीब 67% की ग्रोथ देखी है पिछले साल में, और पहले क्वार्टर में भी, बिकॉज गोल्ड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है तो हमने बहुत अच्छा ग्रोथ देखा है। लेकिन इवन जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जैसे डिजिटल गोल्ड है, इसमें काफ़ी काम चल रहा है जिससे ये इसको रेगुलराइज हो जाएँ या अंडर रेगुलेशन आ जाएँ, और मुझे लगता है वंस वो अगर ये हो जाएगा तो एक सिंपल इन्वेस्टमेंट, चाहे 100 रुपये पर डे, 1000 रुपये पर डे, जो भी कस्टमर करना चाहेगा उसे मुझे लगता है काफ़ी बढ़ोतरी आनी चाहिए। तो ये इंडिया का जो एक हमारे भारत का डायरेक्शनल ट्रैवल टू डिजिटाइजेशन टू ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी, ये काफ़ी एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बढ़ेगा। ओके सर, ज्वेलरी डिमांड को लेकर क्या रिपोर्ट है? अभी अक्षय तृतीया के आसपास तो बहुत अच्छी डिमांड थी, लेकिन पिछले 15 दिनों की रिपोर्ट में देख रहा था, मई के लास्ट 15 दिनों के, वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, क्योंकि हाजिर में कहा जा रहा है कि 30% डिमांड कम हो गई, क्योंकि अचानक से 5-7% दाम बढ़ गए हैं। क्या फिर से लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है उस भाव पर, वेट कर रहे हैं नीचे आने का? मेरा सोचना ये है कि भारत की जो आज की डेट में अगर आप देखें तो भारत ने चाइना को ओवरटेक कर लिया है ज्वेलरी डिमांड में। वी आर द नंबर 1 ज्वेलरी मार्केट इन द वर्ल्ड। और मेरा सोचना ये है कि जिस तरह इकोनॉमिक चेंज आ रहा है इंडिया में, एक प्योर शेयर इनकम इन द हैंड्स ऑफ कंज्यूमर बढ़ता जा रहा है, और इससे एक कंज्यूमर की लॉन्ग टर्म डिमांड ज्वेलरी की बढ़ेगी। ये
15 दिन में एक चीज़ है, उसको मैं इतना कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जैसी प्राइस स्टेबिलिटी आएगी मुझे बहुत स्ट्रांग बिलीफ है कंज्यूमर विल कम बैक। हम लोग काफ़ी कंज्यूमर सर्वे करते हैं और पिछले कंज्यूमर सर्वे में हमें ये मिला कि कंज्यूमर का एक ऑब्सेशन है गोल्ड को लेके, और जो एक परसेंटेज अभी पीछे डिस्कशन बात हुई कि अगर आपके घर में एक शादी होती है तो उसका कितना बजट लगता है, मुझे लगता है बजट ऑन गोल्ड ज्वेलरी विल इंक्रीज। एक ये लॉन्ग टर्म है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक ज्वेलरी डिमांड जो डैम्पनर नहीं रहेगी, हिंदुस्तान भारतीय कंजम्पशन क्राइटेरिया इसमें बढ़ेगा। ओके सर।